की हमारी गेस्ट है पावनी नागपाल। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्किल और टैलेंट? Passion plays a very important role in my art as well. नॉर्मल आर्ट और आपकी जो नीश आपने खुद बनाई है, एक लग्जरियस आर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टिस्ट का ना दिल बड़ा नरम होता है, मैंने देखा है, बड़े सेंसिटिव लोग हैं। मैंने पहले सिंगापुर से डिप्लोमा करा, लसाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, फिर मैंने एमिटी से BFA करा। आर्टिस्ट लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, मैं भी थी ऐसी। आर्टिस्ट ने बोला है ये 50,000 का है, तो वो 50,000 रुपए दे के चले गए मुझे। अब डॉक्टर को तो नहीं बोलोगे ना ओपन हार्ट सर्जरी है 50% ऑफ दे दे, वो तुम्हारी गलत वेन काट देगा तो ऊपर ही चले जाओगे। आपको ऑफ मिल जाएगा। My father has always been a mountain in my life. हफ्ते में एक दिन किसी भी आर्ट गैलरी चले जाओ, एक राउंड मार के आ जाओ। सही बात है। इंडिया में आई थिंक प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत है, बट लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस गिनती के हैं और उनमें सीटें भी बहुत गिनती की है। आजकल कम ही लोग हैं जो इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे को लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट बहुत वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पीपल कैन इंस्पायर यू फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, बट इट शुड हैव योर टच इन इट। आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम इन सच अ सिचुएशन कि पीपल विल लाइक इट, दे विल लव इट, दे विल हेट इट, बट दे विल नॉट इग्नोर इट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओवल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज की जो हमारी गेस्ट है उनके लिए मुझे जावेद अख्तर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि रख अपने इरादों को ऊंचा फलक से भी आगे, रख अपने इरादों को ऊंचा फलक से भी आगे, तारे भी छुप जाए जब तेरी छाँव आए। आज की हमारी गेस्ट है पावनी नागपाल। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये स्टूडियो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं बहुत जल्दी में आके एक एक चीज़ देख रहा हूँ। बहुत ही वेल मेंटेन्ड, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे। एक आर्टिस्ट के लिए सीखने वाली बात है कि अपने काम को करने के साथ साथ उसको संभालना कैसे है ना। क्योंकि जब भी आर्टिस्ट की जब बात होती है, उनको विजिट किया जाता है तो उनका काम कहीं भी इधर उधर ऐसे रखा जाता है। हालांकि स्टूडियो ऐसे ही होता है, बट स्टिल आपने जो अपने काम की प्रेजेंटेशन कर रखी है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि इतना सारा सुंदर सुंदर काम करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, बट वो सपना इतना सीरियस सपना नहीं था, क्योंकि आर्ट को मैंने करियर वाइज तो आर्ट को लिया, मैंने एजुकेशन भी पूरी करी उसमें, बट मैं हमेशा अपने आप को वो आर्टिस्ट समझती थी कि घर के लिए पेंटिंग बना ली, फैमिली फ्रेंड्स के लिए, बट एज अ करियर मैंने आर्ट को कभी देखा नहीं था। सपना यही था आर्टिस्ट बनूंगी कभी एक टाइम पे। जब घूमती थी पेरेंट्स के साथ, बहुत घूमा है वर्ल्ड से बाहर भी, इंडिया में भी, तो गैलरीज देखती थी तो लगता था कि कभी मेरे भी काम ऐसी जगह होंगे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट बनूंगी। क्या बात है। क्योंकि आपने एक कोट भी लिखा है, यू कांट केज एन आर्टिस्ट फॉर टू लॉन्ग। या यू कांट। एक पिंजरे में बंद करके चिड़िया को कितनी देर रखोगे, कभी ना कभी या वो खुद उड़ जाएगी या तुम उड़ा दोगे। For being an artist, being a woman, कितना ज़्यादा मुश्किल रहा आपके लिए ये सारी चीज़ें करना? See, every woman has their own struggles, and for me, those struggles were a little less because my parents were very supportive. Nice. I'm the only child. My mother is also the only child. तो हमारे घर में बहुत ऐसे female empowerment, women empowerment और ये सब हमेशा से ही था। And मैंने घर में कभी भी डिफरेंस नहीं देखा मैन एंड वुमेन के बीच में। बट हाँ, बचपन से लेके बड़े होने तक यही मैंने भी देखा था कि पापा पैसे कमाते हैं और मम्मा घर का सब देखती है। तो मेरा भी यही था कि once I grow up, I complete my education, I want to get married first and then I will start my career. Okay. But life does not take you like that, and life throws a lot of curves at you and you don't know how it is. But whatever has happened, I think it has shaped it into a very beautiful life for me. And I'm very happy where I am right now. You are living with your parents? No, yeah. I live with my parents. I got married in 2021 for 6 months and I got divorced. And that was the
turning point for me to come out as an artist, to express myself, because art एक ऐसा जरिया है जिससे तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो सबसे फ्री वे में। तो आर्टिस्ट तो मेरे को बनना ही था। मेरे को फॉर्मल एजुकेशन भी पूरी हुई थी। मैंने पहले सिंगापुर से डिप्लोमा करा, लसाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, फिर मैंने एमिटी से बीएफए करा। कॉलेज ऑफ आर्ट्स से आप सब लोगों को कॉलेज ऑफ आर्ट में मुझे एडमिशन नहीं मिली, तो मैंने सोचा साल नहीं वेस्ट करते। मैंने 2 बार ट्राई करा था कॉलेज ऑफ आर्ट में, और फिर मैंने सोचा कि आर्ट स्कूल में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हमें एज एन आर्टिस्ट तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और as in terms of skills we learn a lot, but how to market your art, how to talk, how to present yourself, you're not taught that in art school. Exactly. Art school में तुम अपने शेल में रह के वैसे ही हो जाते हो। तुम्हारी फाइनल सबमिशन होती है, उसके लिए घंटों रात तुम काम कर रहे हो, बट थ्योरेटिकली भी हम आर्ट हिस्ट्री, आर्ट थ्योरी पढ़ते हैं, रस भाव ये वो, बट मैंने ये चीज़ बहुत आर्टिस्ट में नोटिस करी है कि पब्लिक स्पीकिंग में वो लैग करते हैं। अपने आर्ट को कैसे मार्केट करो उसमें लैग करते हैं। हम आज की डेट में किसी भी प्रोफेशन को देख ले, फैशन में देख ले, बिजनेस में देख ले, कुछ भी, एवरी पर्सन इज प्राउडली एंडोर्सिंग देयर ब्रांड, बट एज आर्टिस्ट आई डोंट सी एनीवन कि ये मेरा काम है। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं भी इसके साइड में नहीं खड़ी होने वाली। हम आर्टिस्ट थोड़े ऐसे होते हैं, और ये चीज़ मैंने मार्केटिंग करते हुए सीखा कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू वैल्यू योर सेल्फ एंड योर आर्ट, बिकॉज यू आर योर ब्रांड वैल्यू। तुम्हारे सिग्नेचर के लिए लोग काम लेते हैं, तुम्हारे काम के लिए काम लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए आर्टिस्ट कौन है। एक हमारी मार्केट के अंदर ही एक स्लैंग है कि जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट बन जाए या तो बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन अब चेंज करना पड़ेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको आपका काम अगर अपलिफ्ट करना है तो आपको खुद उसके बारे में बताना पड़ेगा, आगे बोलना पड़ेगा, तभी तो लोगों को समझ में आएंगी चीजें। देखो आज की डेट में आर्टिस्ट भी बहुत है। जब हम पहले देखते थे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत कम ही लोग थे जो आर्टिस्ट बनना चाहते थे। आज की डेट में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट। तो इसमें ये कोई ऐसा करियर अब रहा नहीं कि बहुत अनकन्वेंशनल है या किसी को करना नहीं। तो जैसे जैसे इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, आई थिंक आर्टिस्ट को न्यू थिंग्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। हम वही ओल्ड प्रैक्टिसेस के साथ नहीं चल सकते। सो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक इंडोर्स योर सेल्फ, ब्रांड योर सेल्फ। कुछ भी करो, मतलब सोशल मीडिया आज की डेट पे हमारे पास है, सब लोग उस पे है, उसको यूज़ करो। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में यूज़ हो सकता है। यू कैन रीच पीपल, Of course. You don't know how you'll reach people. मेरा भी स्टूडियो बहुत मैसी सा था। मैं 2021 में यहीं पे काम करती थी। छोटा सा एरिया था मेरे पास। बाकी सब मेरे फादर ने बोला था कि हम तो रेंट पे दे रहे हैं, हमें नहीं पता तुम आर्टिस्ट बनोगे या नहीं। बट उसके बाद मेरा एक ड्रीम था कि मेरा स्टूडियो भी होना चाहिए, मेरी गैलरी भी होनी चाहिए, कि कोई क्लाइंट आ रहा है अगर देखने तो मैं उसको बबल रैप खोल के उस हालत में मैं नहीं दिखाना चाहती ऐसे। इफ somebody is spending money for your art, they should also feel luxurious. They should feel like it's nicely hung on a wall and everything. So I wanted to create this experience. मैं यही पूछना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल आर्ट और आपकी जो नीश आपने खुद बनाई, एक लग्जरियस आर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नीश बीच कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। तुम अपने आर्ट को, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, और मतलब इतना लग्जरी और ये सब जैसे बोलते हैं, तो मैं अपनी पेंटिंग से ज्यादा अलग लगती नहीं हूँ। मतलब आई लाइक टू पेंट व्हाट आई लाइक, एंड बट लाइक आई हैव ऑलवेज लव्ड लग्जरी, आई हैव ऑलवेज लव्ड फैशन। मेरे को फैशन डिजाइनर्स के गारमेंट्स के बारे में देखना, मैं स्टोर्स विजिट करती हूँ, मुझे इन चीज़ों से भी बहुत इंस्पिरेशन आती है। फैशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई आर्ट एज वेल। बिल्कुल सही। एंड आई ओनली पेंट थिंग्स दैट आई रिलेट टू। हर आर्टिस्ट वही चीज़ बनाता है जिससे वो दिल से रिलेट कर पाता है। तो इट्स मी ऑन अ कैनवस इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जब आप देखते हो कि एक नॉर्मल इंसान आपके काम को देखता है, तो उनके क्या व्यूज मिलते हैं आपको? अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे कुछ मतलब 200 लोग अगर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो 500 तो बुराई करके जाएंगे। और इंडिया ऐसी जगह है कि वहाँ पे फ्री का ज्ञान, मुफ्त का ज्ञान तो सब बांट के ही जाते हैं। हाँ, सही बात है। मैंने फ्रीडा कालो की एक पेंटिंग बनाई है अमृता शेरगिल के साथ, उसका नाम है दिल्ली दर्शन जी। तो उसमें मैंने फ्रीडा कालो के
कंधे पे ना मंकी बिठाया हुआ था। तो हाँ। फ्रीडा कालो बहुत ऐसे मेक्सिको में थी, वहाँ पे हाँ। मंकीज होते थे जैसे काओ यहाँ पे नहीं। तो आई रिमेम्बर मेरे लास्ट एग्जीबिशन पे एक अंकल आए हाँ। और बोलते हैं कि ये इसका हस्बैंड बैठा हुआ है यहाँ पे। मेरा हस्बैंड तो नहीं है, ये बंदर ही बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं ऐसी चीजों के कैसे रिप्लाई करूं? But I think सही। I've gotten a lot of love also, and more than hate, I've gotten more love. And I did not realize this, but every day somebody और मतलब मैं रोज अगर स्टूडियो आती हूँ तो मैं रोज रील भी बनाती हूँ, मैं रोज पोस्ट करती हूँ। आई एम अ वन वुमन शो, मैं सब खुद ही करती हूँ। मेरी टीम है आर्टिस्ट की और हम 4 लोग साथ में काम करते हैं, बट मेरा सोशल मीडिया बाकी सब मैं अपने फ्री आप खुद ही टाइम पे, manage कर रहे हो? हाँ, क्या बात मैंने है। अभी तक किसी को नहीं करा। कमाल की मेरे को बात है। लगता है कि जैसे मैं अपना आर्ट बेचूंगी, कोई और उतने इंटरेस्ट से नहीं बेचने वाला, Exactly. एंड दिस इज देयर। तो जब तक मैं हैंडल कर पा रही हूँ मैं करूँगी। एंड मैं रोज शो अप करती हूँ तो उस चीज से भी बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें भी रोज काम करना है। सही बात मेरे को है। इतने लोगों के मैसेज आते हैं कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, हमने आर्ट छोड़ दिया था, बट आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भी अब पेंट ब्रश उठा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगती है वो कि माई आर्ट इज इंस्पायरिंग पीपल, एंड आर्ट इज मेंट टू इंस्पायर पीपल। इट इज मेंट टू लाइक मेक पीपल हैप्पी, एंड इफ आर्ट डजंट गिव यू हैप्पीनेस, एटलीस्ट फॉर मी, देन इट्स नॉट Nothing. इम्पोर्टेंट। या इट्स नथिंग। सही बात है। व्हाट डू यू थिंक, क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान में और एक आर्टिस्ट में? क्यों उनको एक अलग ही बोला जाता है कि यार ये तो बहुत हम अलग लोग हैं? अजीब होते हैं थोड़े। कैसे? मतलब मुझे लगता है आर्टिस्ट को हम भगवान के बच्चे, मैं तो यही बोलती हूँ। आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड। हमारे हाथों में कला है, किसी के गले में है, कोई अच्छा गाता है, कोई डांसर है। तो हम पहले ही अलग हो गए ना, बिकॉज हमारे पास एक स्किल एक लेमैन से ऊपर है। हम 9 to 5 वाले पिंजरे में कैद होने वाले नहीं हो लोग सकते। नहीं है। दैट्स व्हाई आई से यू कैन नॉट केज एन आर्टिस्ट। द Exactly. वर्ल्ड इज आवर ऑयस्टर। हमारा दुनिया छोटी है हमारे लिए। जहाँ जाओ पेंट करो, क्रिएट करो और वही चीज स्प्रेड करो हर जगह। हैप्पीनेस हो जाए, चाहे वो आर्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो। सो आई थिंक आर्ट, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव टैलेंट इन माय हैंड्स, बिकॉज मैं और कुछ नहीं सोच सकती अपने आप को। So, like, what do you think, according to your perspective, what is more important, skill or talent as an artist? टैलेंट। Seriously? स्किल को ठीक भी कर सकते हो, स्किल सीख भी सकते हो। आज मैं स्कल्पचर नहीं बनाना जानती थी। ठीक है। मैंने 2 साल पहले सोचा मुझे फाइबर ग्लास में काम करना है। मैं गई, मेरे दादा हैं, 2 दादा हैं, उनके पास गई। वो मिट्टी से, बट उनका तो फैमिली जनरेशनल काम ही स्कल्पचर बनाना है, दुर्गा पूजा के टाइम, गणेश अच्छा। चतुर्थी के टाइम। तो उनके हाथों में ही वो कला है। अब मैं क्ले को वैसे नहीं मोल्ड कर सकती जैसे मैं पेंट ब्रश के साथ सही कंफर्टेबल बात हूँ। है। तो मैं गई उनके पास, मैंने सीखा उनके कहाँ पर? साथ। फरीदाबाद से पहले एक गांव पड़ता है, वहाँ पे जाके तो मैंने वहाँ पे जाके उनसे सीखा और मैंने हेल्प ली। इस चीज में कुछ गलत नहीं गलत है। नहीं, सीखना, मैं हाँ। स्कल्पटर नहीं हूँ, मैंने पेंटिंग पढ़ी है, सही बात है। बट मैं आज की डेट पे अपने आप को अपस्किल कर सकती हूँ। Nice. अगर मैं अपस्किल नहीं भी कर पा रही, हम इट्स नॉट रॉन्ग टू टेक हेल्प। आई थिंक ये जो आर्टिस्ट को लगता है कि हर चीज ही उनके अंदर है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुम कोई कोर्स सीख लो, तुम किसी की हेल्प ले लो, वर्कशॉप्स तुम ले लो। वर्कशॉप कुछ भी कर लो, तुम अपस्किल कर सकते हो। लेकिन अगर टैलेंट ही नहीं है तो फिर वो तो कहीं से नहीं सीख सकते ना। कहीं मास्टर क्लास ऑफ टैलेंट तो होता नहीं कि वो तुम पे अंदर जगा देंगे आर्टिस्ट बनना है। सही बात है। मेरे को लगता है there's no age to learn anything। मतलब तुम 60 इयर्स के हो, 40 इयर्स के हो, 20 इयर्स के हो, तुम कभी भी नई चीज कुछ भी सीख सकते हो। बिल्कुल सही बात है। मैंने मेटल में स्कल्पचर करने का ट्राई करा, वो भी मैंने सीखने की कोशिश करी, मेरा फेल हो गया। मतलब you win some, you lose some, that's life। बिल्कुल। So you should never stop trying। तो अब आप बनाते हो फाइबर के स्कल्पचर्स? हाँ, मैं फाइबर का ये मेरा काफी पॉपुलर हुआ। हाँ, फिर वो मेरा नया लक्ष्मी माँ के ऊपर स्कल्पचर है। बहुत सुंदर। तो हाँ, मैं फाइबर पे फिर पेंट भी करती हूँ उसे स्टूडियो में लाके। तो मेरे को लगता है वो मेरा पर्सनल टच होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल।
और फाइबर ग्लास के स्कल्पचर्स हल्के भी होते हैं, दे इजी टू मेंटेन, लोग घर पे भी रख लेते रख सकते हैं। जैसे इतने बड़े साइज के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, बट स्मॉल फाइबर ग्लास स्कल्पचर्स वो आराम से रखे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इंडियन होम्स में it looks nice. People like to buy more sculptures, I feel, nowadays, because it looks like an art piece on the table or somewhere. Because paintings are very wall centric. पेंटिंग की अगर बात हो रही है तो मैं पूछना चाहूँगा कि पेंटिंग का जो आपका प्रोसेस है, लाइक व्हाट डू यू डू? पहले लेआउट्स बनाते हो, फिर उसको फाइनलाइज करके? सबसे पहले मैं प्रोक्रिएट, सबसे पहले मैं Pinterest खोलती हूँ, मेरा विजन बोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये पेंटिंग अमृता शेरगिल की मैंने बनाई है जी। तो मैंने इस ईयर आई थिंक मार्च में अमृता शेरगिल और फ्रीडा कालो पे एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें दोनों ने महाराष्ट्रन साड़ी पहनी हुई थी, एंड आई मेड बोथ ऑफ देम इंडियन, लाइक टू फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर, एंड दैट वाज लाइक my second international painting that ever got sold, and I got a lot of love from that, and then same painting पे एक और ऑर्डर मिला, वो भी इंडिया से बाहर गई। तो मेरे को इन दोनों विमेन के बारे में बहुत इंटरेस्ट लगा, फिर मैंने पढ़ा इनके बारे में, मूवीज देखी, फ्रीडा कालो पे तो बहुत मूवीज अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे भी, ये सब अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ा, तो फिर मेरे को लगा ये दोनों इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग और आर्ट फील्ड में अपने, एक मेक्सिको में और एक इंडिया में, मतलब इंडिया की फ्रीडा कालो बोलते हैं अमृता शेरगिल। देन आई डिड अनदर सीरीज ऑन देम, and this was a part where I wanted to paint Amrita Shergill, and Amrita Shergill is from Punjab, so पंजाब में गेहूं के खेत होते हैं, तो मेरे को पॉप कल्चर यूज करना बहुत पसंद है, तो मैंने पार्ले जी के बिस्किट्स, आई रिलेट वीट टू दैट मोर देन रोटी एंड एवरीथिंग। बचपन में हम लोग जब छोटे थे हम वही खाते थे ग्लूकोज के, वो सस्ते मिलते थे, सबके पास इतने पैसे होते थे हम, और फिर सर्दियां आ गई तो चाय में वो डुबो के खाना। तो पहले प्रोक्रिएट पे मैं फिर लेआउट बनाती हूँ, उसके बाद फिर पेंटिंग करने से पहले कैनवस प्रेप करती हूँ टेक्सचर वाइट से, उसके बाद आप खुद अपना कैनवस प्रिपेयर करते हो? जो सर्कल राउंड कैनवसेस है वो मोस्टली मैं कस्टम मेड बनवाती हूँ, जो बाकी है मैं खुद स्टिच करती हूँ। फिर ड्राइंग के बाद मैं पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ उस पे लेयर बाय लेयर। नाउ आई हैव स्टार्टेड स्कल्पटिंग ऑन कैनवस एज वेल। हां, वो किस मटेरियल से करते हो? वो क्ले मैं खुद बनाती हूँ। वो क्ले खुद बनाते हो? ठीक है। तो वो क्ले खुद बनाया, पहले तो बहुत ऐसे फेल भी हुआ क्योंकि क्ले ना क्रैक हो जाता है। तो तुम सस्टेनेबल कैसे था तुम कैनवस के ऊपर, तो वो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम गया, एंड आई थिंक आई मास्टर्ड दैट कि मैं उस पे कर पाऊँ। मैं अभी अपने इतने beginning of the journey में I would not want to tell what materials and how I use it, but yeah, someday I would like to do that and I will give a full demo of it, क्योंकि मैं अभी खुद ही सीख रही हूँ। Once I master it, why not? एंड जो मेरे को ज्वेलरी बनाना भी बहुत पसंद है, और मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ज्वेलरी पे फोकस किया हुआ है। तो ज्वेलरी भी मैं 3D करती हूँ, तो वो सारा पेंट के थ्रू ही करती हूँ, एक्रेलिक पेंट, एंड इट्स मोस्टली आई पुट इट इन कोन्स एंड आई डू इट, जैसे मेहंदी लगाते हैं, so I do that, and I love 3D elements in paintings, and that you'll see in mostly all of my artworks. मैं जब आपकी पेंटिंग्स देख रहा था तो एक सीरीज देखी मैंने फादर और डॉटर के ऊपर। वो सीरीज ऑफ पेंटिंग है, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर हुआ, और ऊपर आप उसको जो आपने डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो पीछे सॉन्ग भी बहुत प्यारा लगा हुआ है। तो मैं वो देखते देखते ना रुक गया था कि यार ये बहुत अच्छा काम है, बहुत पीछे नरेशन चल रही थी अच्छे से, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, वो कैसे आइडिया आया, कैसे किया आपने? इस बार मैं अगस्त के टाइम पे अलास्का गई थी घूमने, और अलास्का में मैंने माउंटेन्स देखे बहुत सारे, फिर मैं एरोप्लेन टूर्स में गई थी जहाँ ग्लेशियर लैंडिंग करवाते हैं, तो आई सॉ लाइक अ लॉट ऑफ ब्यूटी एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ माउंटेन्स, एंड आई एम नॉट अ लैंडस्केप आर्टिस्ट, आई एम अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, बट घर आते आते ना मेरे मन में ये था कि होता है आर्टिस्ट को कुछ नया देख लिया तो बनाना ही है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे यूज करूँ अपने आर्ट फॉर्म में, एंड हाउ डू आई डू दैट। देन आई थॉट अबाउट माउंटेन्स, व्हाट आर माउंटेन्स, दे आर सो वास्ट, दे आर सो ह्यूज, दे आर सो बिग, तुम उनके पास पास भी जाओगे तो वो और बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो वहीं रहेंगे। सो आई कनेक्टेड दोज माउंटेन्स टू माई फादर, माई फादर हैज ऑलवेज बीन अ माउंटेन इन माई लाइफ, लाइक द, मतलब वो वही है। मैं कहीं भी, मैं बड़ी हो गई, मैं कॉलेज चली गई, मैं आर्टिस्ट बन गई, नहीं भी बनी, बट दैट
mountain has been there. Exactly. कैसे भी seasons आए, weathers आए, कुछ भी, Papa has always been there. So I wanted to narrate the whole journey, in which the first part of the painting was जब पापा हमें न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं और बच्ची बाइक चलाना सीखती है, पापा गाड़ी चलाना भी बड़े होते हैं सिखाते हैं, तो सही बात है। वो जो बेबी स्टेप्स होते हैं, लाइक एक मदर जो है, हम माँ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक इंडिया में माँ को बहुत ज्यादा, आई थिंक माँ को ही सारा क्रेडिट दिया जाता है, और आई थिंक फादर्स वो फिगर्स है जैसे माउंटेन्स है, वो है, वो अभी भी आप देखते हो कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया, तो ऊपर वो है, मतलब उनको हमेशा फादर्स हमेशा लाइमलाइट से दूर होते हैं और वो इतने एक्सप्रेसिव लोग भी नहीं होते। सही बात है। तो फिर मेरे को लगा कि आई नीड टू डू दिस, एंड आफ्टर द साइकिल वाला पेंटिंग देयर इज वन गर्ल एंड देयर इज अ बिग फुलकारी दुपट्टा। आई एम अ पंजाबी, सो आई यूज अ लॉट ऑफ पंजाब कल्चर इन इट, एंड वो लड़की ऐसे माउंटेन्स में बस चल रही है। सो दैट्स ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एंड स्कूल, क्योंकि स्कूल तक ना तुम बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हो। सही बात है। और स्कूल से निकलते ही आर्ट कॉलेज तो बिल्कुल अलग ही एनवायरनमेंट होता है, वो हम सब ने देखा है। तो उस टाइम पे तुम अपने फादर के प्रोटेक्शन से थोड़ा दूर चले जाते हो, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू आर डिस्कवरिंग व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। एंड देन द थर्ड पार्ट इज व्हेन द गर्ल फॉल्स इन लव विद समवन, एंड every girl who ever falls in love with a guy sees a part of her father in that man. Exactly. And this is there in girls, and लड़कों में ये होता है वो अपनी माँ ढूंढते हैं, लड़की में ये होता है। तो they're just celebrating and she's getting married, and the fourth painting of it was ambassador गाड़ी जैसे पुराने जमाने में होती थी, and पापा और बेटी है, और पीछे दो मैंने women दिखाई है, they can be mother, sister or family members, whoever. And got married, but शादी के बाद ये नहीं होता कि पापा नहीं है, कुछ नहीं, पापा is constant in life. और जिनकी लाइफ में पापा आए थे उनको अपने पापा को सेलिब्रेट करना चाहिए। फील उनको बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है। सही बात है। मेरे को ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है ना आपके पैशन के लिए, तो ये तो बहुत ग्रेटफुल बात है ही, लेकिन उसको आपको ना सेलिब्रेट करना भी चाहिए, जैसे आप कर रहे हो। आधी लड़ाई तुम तब जीत जाते हो जब मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं, वरना तो आधी जिंदगी तुम उस लड़ाई में। मेरे बहुत फ्रेंड आर्टिस्ट है, मेरे डैड को भी आर्ट नहीं समझ आता था, वो भी बहुत बोलते थे मुझे, बट एक बार वो लड़ाई जीत ली कि तुम्हें सपोर्ट है घर वालों का, तो फिर तुम्हारे अंदर से वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि देख लेंगे, ये लोग साथ में है ना, देख लेंगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। सही बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, एंड आई थिंक अब पेरेंट्स को भी चेंज हो जाना चाहिए, एंड पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा जिस चीज में अच्छा है वो उसे ही अपस्किल करे। सही बात है। क्योंकि तुम कितने टाइम तक अगर तुम किसी आर्टिस्ट को 9 to 5 में डाल दोगे, वो एक ना एक टाइम बाद फटेगा। आपने कभी जॉब करने की ट्राई करी? मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने अप्लाई की थी और फिर मेरे को गैलरी में काम करना था। अच्छा। ये जगह खोलने से पहले मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था जी। और फिर उन्होंने बोला कि रोज 9 o'clock पंच इन करना पड़ेगा, 5 बजे पंच आउट, और ये और फिर ये एक्सेल शीट और ये सब तो बिल्कुल ही मेरे सर के ऊपर से जाती है चीजें। तो इंटरव्यू के बाद ही मैं खुद ही मना करके आ गई थी। मतलब नहीं मैं ना पेंटिंग ही कर लूंगी, ठीक है। तो 9 to 5 के बाद क्या आलस आ गया? आलसी होता है? आलसी नहीं हूँ मैं, नाइट आउल हूँ, मैं रात को सोती नहीं हूँ ज्यादा, मैं 4-5 बजे तक नहीं सो सकती सुबह के। तो मतलब मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और वो टाइम होता है जब तुम पीस में होते हो, सब सो रहे होते हैं, शांति होती है, तुम गाने सुनो, तुम अपना बैठ के पिंटरेस्ट पे चीजें देख रहे हो, तुम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो। तो मेरे को उस टाइम पे लगता है मेरा दिमाग चल रहा है। अब जो बंदा 5-6 बजे सोएगा सुबह, तो वो 12-11 बजे से पहले तो उठेगा नहीं, तो मैं नहीं उठ पाती सुबह। बट मेरी रूटीन ही ऐसे बन गई है, 2 बजे मैं स्टूडियो आ जाती हूँ, 2 बजे से लेके 7-8 बजे तक यहाँ होती हूँ। कभी शो होता है तो वो रात के 12-1 भी बज जाते हैं, वो डिपेंड करता है। बट अब ये लाइफ का रूटीन बन चुका है, लाइक जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है, उसमें अब आर्ट भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है अभी। इट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो जो ये आपका स्टूडियो प्लेस है, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी ओपन है विजिट करने के लिए? मैंने नहीं ओपन करा, अभी नहीं किया। हाँ, मेरे लिए बहुत पर्सनल स्पेस है, क्योंकि यहीं पे ही मैं काम करती हूँ। तो आई डोंट नो कि कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे नहीं। लोग तो ठीक है, अच्छा। आर्ट जिसको पसंद है वही आएगा एफर्ट लगा के। इंडिया ऐसी जगह है यहाँ पे अब आर्ट
या तो कोई फ्री की चीज बेच रही हूँ मैं, फ्री का कुछ है नहीं तो भीड़ आ जाएगी, ऑब्वियसली आर्ट लवर्स और ये आएंगे, बट अभी इतना कमर्शियल सेटअप नहीं है मेरा. दिस इज जस्ट लाइक फॉर मी एंड माई स्टूडियोज हियर. तो मैं काम करती हूँ, फिर किसी को अगर अपॉइंटमेंट बेसिस पे विजिट करना है तो मैं उनको बता देती हूँ आप आ जाओ, आप मिल लो, आप देख लो, क्योंकि हमेशा देखने के बाद ज्यादा पता लगता है. जैसे इंस्टाग्राम पे मैं कितना ही दिखा दूँ कि 3D काम है या कुछ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि ये इंस्टाग्राम पे तो अलग लगता है, और जब पास से देखते हैं तो वो बड़ा शौक हो जाते हैं उसमें. तो इसीलिए जब आपकी पहली गैलरी लगी तो जैसे हमने पढ़ा आपके बारे में कि वो पूरी गैलरी का जो काम था आपका वो सोल्ड आउट हो चुका था, लेकिन आपने जब पहली पेंटिंग शुरू करी मैरिज के बाद बनाना, तो आपने कब अपने आप को टारगेट दिया कि यार इस तक तो मुझे अपनी गैलरी लगानी है, या वो अप्रोच कैसे रही आपकी इंडियन आर्ट फेस्टिवल तक? इंडिया आर्ट फेस्टिवल के बारे में मुझे पता नहीं था जी. मेरी मदर की एक फ्रेंड है, वो भी आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा गैलरीज का ना सिस्टम अलग है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू अ गैलरी एंड राइट नाउ यू डोंट इवन हैव वर्क पावनी and I hadn't even decided what my art style will be and what I want to explore more in. तो उन्होंने बोला इंडिया आर्ट फेस्टिवल है, पेड प्लेटफॉर्म है, तुम अपने लिए एक बूथ ले लो and you present your work there and you see how the response is. अब फर्स्ट एग्जीबिशन थी तो रिस्पॉन्स तो अच्छा हो नहीं था, क्योंकि सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली आए थे सपोर्ट करने के लिए मुझे, तो ऑब्वियसली मम्मा पापा के फ्रेंड्स भी पेंटिंग वगैरह खरीद के चले गए तब ये, बट वो गलत वो था, क्योंकि मेरे को अब जब पहली बारी में जब सक्सेस मिल जाता है ना तो तुम्हें लगता है कि वाओ मैंने तो कर लिया लाइफ में, अब तो पैसे भी कमा लिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट. बट वो जब सेकेंड एग्जीबिशन तक आई, अब हर टाइम तो यू कैन नॉट कॉल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और वो कितना ही सपोर्ट करेंगे, तब तुम्हें रियलिटी चेक मिलता है, और रियलिटी चेक अच्छा नहीं होता है. हाँ. अरे इंडिया आर्ट फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया था कि ठीक है, अभी तक जब तक गैलरी को नहीं अप्रोच करी, कुछ नहीं कर रही, मैं काम करना तो बंद नहीं कर रही थी, तो मेरे को था अब काम कहीं ना कहीं तो डिस्प्ले करना ही है, कितना ही घर में भी जगह नहीं है इतना काम लगाने की. तो इंडिया आर्ट फेस्टिवल वाज दैट ओपनिंग थिंग फॉर मी. और इंडिया आर्ट फेस्टिवल मैं बोलूँगी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग चीज़ थी, क्योंकि इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आती है दिल्ली की भीड़ और तुम्हें हर टाइप के लोग मिलेंगे. सही. और आधे लोग कभी एक्टिंग करके आएंगे तुम्हारे पास कि हम क्यूरेटर है ये, और मेरे को आर्ट इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था ना मेरी फैमिली को, तो वहाँ बैठ के मैं लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वाह अब तो मेरा गैलरी में काम लगेगा, और बाद में जाके पता लगता है तो वेली करने आ रहे थे, तो बात करने आए लोग तुमसे. तो you meet a lot of like such people also, but you meet a lot of art lovers also, which is good. तो एक आर्टिस्ट को तुम ऐसे मेले जैसी जगह पे कर देते हो, तो आर्टिस्ट लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, और मैं भी थी ऐसी, तो घबरा से जाते हैं हम लोग कि कितने लोग हैं, क्या है, कुछ नहीं. और मैं आईज पेंट नहीं करती, और इंडिया जैसी जगह में जहाँ बोलते हैं नैनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मतलब आधी कंट्रोवर्सी तो उसी पे. आपने आंखें नहीं बनाई, आपको आंखें नहीं बनाने आती, तो अब तो मैं आंखें बना भी देती हूँ कभी कभी, यही दिखाने के लिए कि यार मुझे आता है बनाना. आई चूज नॉट टू डू इट. व्हेन आई पेंट आईज सो इट्स अ स्पेसिफिक पर्सन. जब मैं आंखें नहीं बनाती तो ये कोई भी हो सकता है. सही बात. एंड यू कैन इमेजिन योरसेल्फ बीइंग हर. सो आई लाइक टू लीव इट लाइक दैट. But sometimes it's important, like I have to depict Amrita Shergill, so I will paint her eyes because it's Amrita Shergill. But when I want other women to relate to it and feel that she is her and her is she, so that's why I don't paint eyes. आप नॉर्मल स्केचिंग करते हो? हाँ. डेली बेसिस पे? हाँ. स्केचिंग करती हूँ मैं, बटर पेपर पे भी करती हूँ, या कोई भी पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पे भी, मेरे को पेपर वेस्ट करना इतना पसंद नहीं है. बट अब जब से प्रोक्रिएट आया है तो मेरे को लगता है उसी पे ही कर लो. और डिजिटल अच्छी चीज भी है, वो पेपर कभी घूमते भी नहीं, क्योंकि कभी कभी अच्छा स्केच भी बन जाता है, सो यू हैव इट विद यू. डिजिटल आर्ट करते हो आप? प्रॉपर पेंटिंग? प्रॉपर नहीं करती, वो उसमें मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि जब तक वो पर्सनल टच ना है ना कलर्स के साथ, मतलब उसको फील करो. कलर कपड़े गंदे हो रहे हैं तो उसमें मेरे को बहुत सेंस वाला आर्ट है, मतलब मैं उसमें स्क्रीन में नहीं कर सकती, बैठ के उस पर ड्रॉ कर लूंगी मैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करती मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे आपने इतना टाइम आर्ट मार्केट में रहे हो, एज एन बीइंग एन आर्टिस्ट आप काम कर रहे हो,
तो ऐसी क्या हैबिट्स होनी चाहिए आर्टिस्ट के अंदर सस्टेन करने के लिए इस फील्ड में? आई थिंक जो दिल है आर्टिस्ट का वो पत्थर जैसे होना चाहिए। पत्थर दिल जब तक नहीं होगा तब तक, मतलब आर्टिस्ट का ना दिल बड़ा नरम होता है, मैंने देखा है, बड़े सेंसिटिव लोग हैं। सही। हम हर चीज दिल पे लगा के हम लॉजिकल लोग तो है नहीं, हम दिल से ही पेंटिंग बड़े बनाते हैं, दिल emotional से है। काम। तो यू विल हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। उसके बिना तुम मार्केट तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें लोग खा जाएंगे, और तुम्हें बहुत ऐसे वल्चर्स मिलते हैं मार्केट में। यू डोंट नो हु इज अ रियल क्यूरेटर, यू डोंट नो हु हैज अ रियल गैलरी। आधे टाइम तुम्हें पैसे ले लेंगे कि तुम्हारा पेरिस में जाके शो लगेगा, वहां जाके तुम देख रहे हो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब यू डोंट नो हु टू ट्रस्ट। एंड आर्ट ऐसी जगह, मतलब मेरे को लगता है आर्ट के बारे में हमें इतना पता ही नहीं है नॉलेज, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वगैरह को भी इतना नहीं पता होता, तो हम अकेले ही निकले होते हैं इस जर्नी पे। सही बात है। और थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए मुझे लगता है, और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। रोज बनाओ पेंटिंग, अच्छी बुरी कैसी भी, बट शो अप एवरी डे। कभी कभी मन भी नहीं कर रहा ना, तो बैठ जाओ वहां जाके, गाने सुन लो, मत पेंट करो, बट उस एनवायरनमेंट में रहो। कितने दिन होते हैं मुझे लगता है मेरे से नहीं हो रहा पेंट, मैं नहीं करूंगी, तो मैं आके बस बैठ जाती हूँ यहाँ पे, मैं गाने चला देती हूँ, मैं कोई बुक पढ़ लेती हूँ, मैं कोई पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, मैं कुछ कर लेती हूँ, मैं स्पेस में आ जाती हूँ। तो उससे तुम्हें इंस्पिरेशन मिलता ही है। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मैं मोस्टली वुमेन के ऊपर काम करती हूँ, और मैं वुमेन स्टोरीज, मतलब बचपन में मैं बहुत स्टोरी सुनती थी अपनी दादी से, नानी से, वही फेरी टेल्स, और फिर सारे भगवानों की कहानियां, ये सब। और मैंने फिर नवदुर्गा पे भी पूरा सीरीज करी थी। तो वो सारी स्टोरीज जो बचपन से मैंने लेके अब तक मतलब सुनी है और एक्सपीरियंस करी है, उन पे पेंट करती हूँ। फिर अभी बीच में मैं ओल्ड मास्टर्स के वर्क्स रिक्रिएट करने लग गई थी, जैसे राजा रवि वर्मा का आपने किया। हाँ, तो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी उसमें तो वो वुमन ने लेमन पकड़ा हुआ था। तो लेमन इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उस टाइम पे वुमेन को एक चाइल्ड बेरर की तरह देखते थे कि शी इज अ फ्रूट बेरर, वो तुम्हारा फैमिली आगे बढ़ाएगी। तो वुमेन को तब वैसे ही देखते थे, या वो किचन में होगी, घर के काम देखेगी। सो आई कंप्लीटली फ्लिप्ड इट अराउंड विद द टेकीला बॉटल, दैट अब टेकीला जैसी अल्कोहल को तुम लेमन के साथ पीते हो, तो मतलब लाइफ में तुम्हें नींबू नहीं टेकीला बनना चाहिए। डोंट बी अ साइड थिंग। आई फील एन आर्टिस्ट को बहुत खुले में अपने वर्क को पब्लिसाइज करना चाहिए। देखो मैं बहुत चिढ़ती थी पहले, मैं रोती थी कि मेरा काम कॉपी हो गया, ये हो गया है, बट अगर मैंने अपने चूज करा है अपने आप को वल्नरेबल दिखाने के लिए, अपना काम बाहर डालने के लिए, तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तुझे तो खुश होना चाहिए ना, कोई कॉपी कर रहा है, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग राइट पावनी इफ समवनस कॉपिंग योर वर्क। तो वही ये सब चीजें ना हर्ट होती हैं, तो ये सेंसिटिविटी जो है ना, ये थोड़े टाइम के लिए हटानी पड़ेगी। एटलीस्ट अगर आर्टिस्ट बनना है तो तुम्हें दिल से रोना है, तुम्हें हंसना है, जो करना है वो अपने कैनवस पे करो। लोग बड़ा फायदा उठा जाते हैं ना आर्टिस्ट लोगों का, बहुत ज्यादा दिक्कत ये हो जाती है। हाँ, हमें अपने काम की ना वो वैल्यू नहीं मिलती, या फिर हम कमर्शियल कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, मतलब समझते ही नहीं है उसको उतना वैल्यूएबल किया। ठीक है तुम एक कैनवस पे पेंट ही तो लगाओगे, कर दिया, उसके की वैल्यू नहीं कर रहे ना। ये चीज आई थिंक हमें वेस्ट से सीखनी चाहिए। हाँ, रिसेंटली आई सोल्ड अ स्कल्पचर एंड इट वाज इन माय, अभी एक इमेजिन फेस्ट हुआ था उधर, एंड इट वाज अ फ्रेंच कपल दैट केम टू मी। ओके। And I think that was the first client of my life that never bargained with me. And that was the best feeling in the world. कि आर्टिस्ट ने बोला है ये 50,000 का है, तो वो 50,000 रुपए दे के चले गए मुझे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि आर्टिस्ट की ना मतलब रेट लगा देते हैं कि पैसे कम करो, ये करो, वो करो, और फिर ना जो इंडिया आर्ट फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म्स है, अब उसमें बूथ लेना कोई सस्ता वो इन्वेस्टमेंट है नहीं, तुम एक तो इतने पैसे लगा रहे हो, तो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं कि 4th डे पे रात शाम को 6 से 7 के बीच में आ जाएंगे, कि आर्टिस्ट तो दिल टूटा बैठा ही है वहां कि मेरे स्टॉल के पैसे नहीं निकल रहे, सही बात उस टाइम पे वो उसको तोड़ते हैं आर्टिस्ट को। मत टूटो यार, अपना प्राइस मत करो, ठीक है सबको। अच्छा, वो तब आते हैं कि प्राइस गिराने के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट तब टूटा होता है ना, वो लास्ट का मान आ रहा है, उसके पास ये है कि ओके आई हैव स्पेंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का मैंने स्टॉल ले लिया है,
मैंने 0 रुपीज कमाए हैं, तो अगर जिस पेंटिंग का वो लाख रुपए भी मांग रहा है, क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा तुम 50,000 में दे दोगे कि कुछ तो वापसी हो, कुछ तो हो, हाँ। और वो होता है। और ये बात है। मैंने भी किया है इनिशियली, बट अब मेरे को ये चीज में बिलीव नहीं होता। अगर तुम ही अपने वर्क को अंडर वैल्यू करोगे तो मार्केट तो मार्केट तो करेगी। करेगी, सही बात है। इसमें तुम्हारा नाम भी खराब हो जाएगा कि दिस आर्टिस्ट बिल्ड्स अंडर प्रेशर, और प्रेशर आते ही ये बोलता है कि कर सस्ते लो। में बेच देते, सही बात है। आई मीन अभी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जो हमने कोटेशन दी, बात करी, तो उस पे ना उन्होंने बोला कि कुछ अपनी तरफ से देख लो, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो। फिर साथ वाले बंदे थे उनके, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इतने में तो पॉसिबल ही नहीं है, कम करो। फिर उसने छूटते ही बोला, हमारे क्लाइंट ने, कि यार नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, इनको दे दो, क्योंकि आर्टिस्ट से अगर आप बार्गेन करोगे ना फालतू में, तो ये आपको आपके काम में बता देंगे। तो इन लोगों के साथ मत करो। और वो एक नॉर्मल इंसान था, वो उसका कोई आर्ट से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे को ये उसकी थिंकिंग देख के कितना अच्छा लगा कि यार लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। अब और प्रोफेशंस में जाके उतना बार्गेन नहीं करते हो, हमें तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर रहे हो आप, कर दो, इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो। अब डॉक्टर को तो नहीं बोलोगे ना ओपन हार्ट सर्जरी है 50% ऑफ दे दो, तुम्हारी गलत वेन काट देगा तो ऊपर ही चले जाओगे। आपको ऑफ मिल जाएगा। हाँ, ऑफ ही हो जाओगे तुम। हाँ, आई मीन आर्टिस्ट अपना इमोशन, अपना मेहनत, अपना पसीना सब लग के वो अपना आर्ट वर्क बना रहे हैं, और क्योंकि तब हमने अपना काम भी करके दिया उस तरीके से, तो वो खुश भी हुआ कि यार ये देखो, इन्होंने, मैंने इतना बोला था, खुश इतना वो आर्टिस्ट की उसने और अच्छे से करके दे दिया। तो जब आर्टिस्ट खुश रहता है ना, क्योंकि उसका भी तो, उसको मैनेज करना है ना यार, उसका भी तो परिवार है, उसकी भी तो चीजें, उसके भी तो खर्चे हैं, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है ना सब कुछ। and I feel art is luxury and it should come in the luxury market because it adds a lot to your home. तुम घर में कितनी बार तो सोफों के कपड़े बदल देते हो, क्या कर देते हो। अगर तुमने एक पेंटिंग खरीदी है ना, वो वहीं लगी रहती है, वो पेंटिंग तुम रोज देखते हो, तुम रोज चाय पीते हो, तुम्हारे घर में पार्टी है, कुछ भी, वो पेंटिंग वहीं पे ही रहती है। और ये चीज मैंने नोटिस करी है। तो जब वो इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारे डे टू डे थिंग्स का, तो उसको उतना इम्पोर्टेंस भी दो। सही बात है। और आर्टिस्ट की आदत होती है, मुझे लगता है, कि अपने आप को अंडर वैल्यू करने की, कि मैं तो नहीं, इतना नहीं। वो धीरे धीरे, हाँ, और वो ये मार्केट सब के में प्रेशर होता से है। आ जाता है ना, वो मार्केट के प्रेशर से आता ही है। है। हाँ, बट आई थिंक अगर इनिशियली तुम थोड़े स्ट्रांग हो जाओगे और बोल्ड हो जाओगे, और वो गलतियां ना करो जैसे जो मैंने की थी, मैंने ये सब करी है, एंड आई थिंक अगर मैंने नहीं करी होती तो मेरे लिए बेटर होता। सही बात है। क्योंकि डे 1 से अगर मैं इतनी स्ट्रांग सी हो जाती, क्योंकि कुछ इंडिया आर्ट फेस्टिवल में क्यूरेटर बन के लोग आते हैं, वो तो रुला देते हैं तुम्हें। ऐसे लगता है कि तुम्हारे जूरी सिस्टम या कुछ चल रहा है, वो इतना गंदा चीज तुम्हारे आर्ट के बारे में बोल जाएंगे तो तुम सहम से जाते हो, क्योंकि nobody likes to listen to all this. And then you're like, okay, whatever. But like now I'm in such a situation कि people will like it, they will love it, they will hate it, but they will not ignore it. I am there. You like it, okay. If you don't like it, okay. सही बात है। It feels sad. Only validation artists get through his money. अब तुम्हारी पेंटिंग को खरीदेगा तो अच्छा फील होता है, किसको पैसे कमाना नहीं अच्छा लगता। बट एवरीथिंग इज नॉट मनी, इट्स बिल्कुल। आर्ट इज प्राइसलेस। कौन डिसाइड करेगा? हम लोग टीम में भी यही बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, कि हम जब लग्जीरियस चीज़ों की बात करते हैं ना, हालांकि आर्ट उस सेक्शन में तो है ही, लेकिन हम नॉर्मल लोगों के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो दिवाली आती है, कोई फेस्टिवल आता है, कुछ भी घर में फंक्शन होता है, तो लोग अपने घर को सजाने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ले आते हैं, लेकिन वो कॉपीड आर्ट वर्क लगाते हैं। अगर ऐसा ट्रेंड आए कि हमें ओरिजिनल हैंड पेंटेड या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म की किसी भी चीज़ की हमें असली चीज़ लगानी है, एक आर्टिस्ट से बाय करके लगाना है, तो इससे कितना सपोर्ट मिलेगा हमारे आर्ट कल्चर को। और यही एक लग्जरी का एक काइंड ऑफ ट्रेडमार्क बन जाए लोगों के बीच में। जितना इंपॉर्टेंट लोगों के हाथ में आईफोन है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे घर में भाई इस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, हाँ, इस आर्टिस्ट की पेंटिंग हाँ, है, तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा हम सब के लिए। And I feel अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम लिविंग आर्टिस्ट। पहले तो एक ट्रेंड था डेड आर्टिस्ट, उन्हीं के काम लेने। हाँ। तो डेड आर्टिस्ट जैसी डिमांड सप्लाई की बात है। हाँ। डिमांड अगर तुम पूरी कर दोगे
लोगों की उतना सप्लाई है। फॉर एग्जांपल मैं भी जिंदा हूँ और लोग बोल रहे 100 पेंटिंग बना दे, ये कर दे, तो अगर मैंने अपने आप को अपस्केल करके उनकी वो पूरी कर दी तो ठीक है, मैं सक्सेसफुल हूँ। अब जब डेट पे मैं मर गई उसके बाद तो फिर सप्लाई तो खत्म ही है ना, तो वो वैसे ही उसका प्राइस वैल्यू वो कर देते हैं। अब कर देते हैं वो। बट मरने के बाद किसको क्या ही मिलना है, अब तुम तो ऊपर चांद से तो नहीं देखोगे मैंने इतने की पेंटिंग बेच ली। सही बात है। आई फील लिविंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। आपके कौन कौन से फेवरेट आर्टिस्ट हैं? मेरे फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट तो परेश मैती है। आई लव परेश मैतीज वर्क एंड आई फील इट्स वेरी वाइब्रेंट, एंड उनके घाट्स और जो उनका जो टेक्सचर है, मतलब मैंने उनका जब सोलो एग्जीबिशन देखा था 2 साल पहले हुआ था, उन्होंने हैबिटेट सेंटर से लेके बीकानेर हाउस लेके सब बुक कर दिया था और सब जगह काम था। मतलब मैंने देखा था कि जो स्टेयरवेज ऊपर जा रही है उस पे भी सर ने पेंट करा हुआ था। So like I felt very inspired by him. Then I really like Seema Kohli ma'am's work. I think it's very nice. She started doing embroideries and everything also. तो I'm not saying कि अब सीमा मैम बैठ के सुई धागा लेके वो नहीं, you upscale your work also. There are things that you want to do that you don't know about. There are people you can learn it from. There's a team you can create. Exactly. हर चीज अपने कंधों पे लेके जाओगे तो तुम पे बहुत प्रेशर हो जाएगा। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। वो आइडिया काम करता है ना, उसके लिए फिर लोग चाहिए होते हैं। सही बात है। जयश्री बर्मन मैम है, उनके काम इतने सुंदर है। तो मतलब और आर्टिस्ट में ये एक चीज होना चाहिए कि हर हफ्ते जैसे तुम अगर पार्टी करने जा रहे हो, दारू पीने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो एक हफ्ते में एक दिन किसी भी आर्ट गैलरी चले जाओ, एक राउंड मार के आ जाओ। सही बात है। वहां पे जाके तुम्हें पता लगता है कि नया क्या है। तुम किसी और पेंटिंग से कुछ इंस्पायर होके, जैसे कि उसमें जो रेड कलर था उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, या इसमें रेंडरिंग बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल। तो आर्ट को देख के तुम आर्ट सीख भी सकते हो। हाँ, जो नहीं करते हैं आर्टिस्ट। और आर्ट एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज बहुत लोगों को आजकल होता है, हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बोथ। अकॉर्डिंग टू यू आर्ट कॉलेज जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। आर्ट कॉलेज में तुम बहुत सीखते हो, तुम्हारे टीचर्स इतने एस्टैब्लिश्ड अपने टाइम के होते हैं। मेरे मतलब एमिटी जैसे कॉलेज में जहाँ मुझे 0 एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि प्राइवेट था, बट मेरे पास फैकल्टी फ्रॉम शांति निकेतन बड़ौदा, कॉलेज ऑफ आर्ट, जे स्कूल, मेरे पास वहाँ की फैकल्टी थी और उन्होंने हम लोगों को बहुत सिखाया। और एमिटी में मेरे पास कॉलेज ऑफ आर्ट से ये प्लस पॉइंट था कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड करा था। हाँ। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्टूडियोज बहुत बड़े थे, हमारे पास अपना पर्सनल स्पेस होता था। हाँ। और एमिटी में हमने बाकी चीजें भी सिखाई, जैसे हमें एक लैंग्वेज सीखना कंपलसरी था 4 इयर्स में, तो मैं स्पेनिश सीख ली टूटी फूटी उसमें रह के। फिर इंग्लिश कंपलसरी था जो अच्छी चीज थी। फिर हमको एक बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी करके, तो ये एडेड सब्जेक्ट भी हमें पढ़ाए गए थे, विच वाज वेरी गुड। उसमें कोई वो नहीं था, गलत नहीं। हाँ, सही बात है। तो मतलब इंडिया में आई थिंक जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत है, बट लाइक ये गवर्नमेंट कॉलेजेस गिनती के हैं और उनमें सीटें भी बहुत गिनती की है। तो मतलब आर्टिस्ट को वहाँ थक हार के ये नहीं फील करना चाहिए कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये नहीं जाऊंगा। तुम प्राइवेट से पढ़ लो, लेकिन तुम आर्ट पढ़ो। हाँ। ये नहीं कि अब कॉलेज ऑफ आर्ट में नहीं हो रहा, 5 साल 6 साल 7 साल ट्राई कर रही हो। मैं तो बोल रही हूँ प्राइवेट ज्वाइन करके दोबारा एंट्रेंस भी दो हर साल कॉलेज ऑफ आर्ट का, तब निकल जाए। लेकिन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस में ट्राई कर रहे थे? पेंटिंग के अंदर? हाँ, कॉलेज ऑफ आर्ट में। हाँ, मैंने पहले करा था। हाँ, स्कूल खत्म होते ही 2013 में। अच्छा, 2013 में मैं पास आउट हुई थी स्कूल से, तब मैंने एक बार ट्राई करा था। फिर उसके बाद मैंने MFA के लिए ट्राई करा था अभी 3 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले। मेरा वेट लिस्ट में गया नाम इस बार। मैं इतनी खुश, मैं सबको फोन करके बता दिया कि अब देख लेना, अब तो देख लेना, अब तो कुछ नहीं है। फिर मेरा वेट लिस्ट से हट गया, क्योंकि कोई बीमार हो गया तो कोई हॉस्पिटल में था। और फिर मेरी मम्मी बोलती ऐसे नहीं बोलते, वो बेचारे उसकी तबीयत खराब है वो। मैंने नहीं अब तो क्रिटिकल है, मम्मी बोल के आएगा, उसकी सीट तो मेरी है। बस फिर वो ठीक हो गया। क्योंकि एक तो पहले ना गाइडेंस नहीं थी। नहीं, हाँ। जब हम स्कूल में थे, उस वहाँ पे ड्राइंग टीचर्स का कुछ ही थोड़ा काम होता था कि
यार ये जो बना दिया वो कॉपी कर लो, कुछ कॉम्पिटिशन्स में इनको बच्चों को भेजना है, दशहरा, दिवाली, होली, वो बस, सेट होता था, वो क्रिसमस। हाँ कंपटीशन भेजने, कंपटीशन में जाओ, वहाँ से प्राइज जीत के लाओ, बस स्टेज पे थोड़ा नाम हो गया, ड्राइंग टीचर ने सिखाया, ये हो गया वो हो गया। बट हमारे टाइम पे एक बहुत अच्छी टीचर आई, उन्होंने थोड़ा बताया कि अगर आगे इसको परस्यू करना है तो ये कॉलेज होते हैं। उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स जो आर्टिस्ट थे उनसे मिलवाया भी, तो हमें जाके पता चला, और वो भी थोड़ा लेट। तो अगर वो पहले पता चल जाता तो हम पहले प्रैक्टिस करते, पहले से काम करते। दिल्ली में रहने के बाद भी बहुत चीज़ें बहुत लेट पता चली। हाँ, सोचो जो बाहर हैं उनको तो कितना ज़्यादा उतना एक्सेस भी नहीं मिल रहा, तो अगर पहले पता चल जाता तो हम तो। मेरा पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट वेटिंग पे आया था, वो भी मैं जब बता रहा था, मैंने पहले वीसी से ट्राई किया था क्योंकि आई एम मोर इनटू फिल्म और ऐसा कुछ, तो मैंने सोचा वीसी से कर लेते हैं यार। वीसी से जब किया तो मेरे साथ जो बगल में बंदा बैठा था, उसको पता नहीं कि क्या होता है उसमें स्टोरी बोर्ड क्या होता है, और मैंने उसको बताया कि देखिए यार स्टोरी बोर्ड ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसने मेरा सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट कॉपी किया उसको मैंने कलर्स दिए। किस्मत भी खराब होती है आर्टिस्ट की, ये भी मैंने देखा है। सारी उसका बुरी एडमिशन चीजें हो हमारे साथ ही गया, होती मेरा नहीं हुआ। इतना बुरा लगा। वो आज मेरा सीनियर। हाँ, बुरा तो लगता है, आर्टिस्ट की किस्मत भी खराब होती है, ये चीज भी मैंने देख लिया है। फिर मैंने सोचा यार ठीक है, अब इससे नहीं हो रहा वीसी से, तो अब मैं बहुत पेंटिंग भी करता था, लाइक मैंने और अरबाज ने शुरू कर दिया था स्कूल के बाद से कमर्शियल करना, आर्टिस्ट के अंदर रह के सीखना, तो पेंटिंग में अपना हाथ अच्छा हो गया था। तो हमने सोचा चल ठीक है करते हैं। अरबाज ने फिर डिजिटल सोचा तो अप्लाइड में चला गया वो, और मैंने पेंटिंग में ट्राई किया, फिर दोनों का एक साथ एडमिशन हो गया, चंडीगढ़ में भी और कॉलेज ऑफ आर्ट में भी। तो हमें दिल्ली में ही रहना था, तो हम वही तो, कॉलेज ऑफ आर्ट आए। वही, अगर गिव अप कर देते तो नहीं होता, तब नहीं होता। आई थिंक गॉड हैज दिस थिंग, मेरे साथ भी बहुत है, मेरे को इतना फेल करा देते हैं ना वो, तो मैं इतनी ढीठ हो जाती हूँ कि नाउ नथिंग कैन स्टॉप मी। और फिर जब देता है ना वो छप्पड़ फाड़ के देता है, तब तुम्हारे आगे ऐसे प्लेटर होता है, फिर तुम्हें लगता है कि वाह। जैसे मेरा ड्रीम था कि बीकानेर हाउस में मेरा काम लगना चाहिए, और मैं जब बीकानेर हाउस जाती थी, मैं मम्मा पापा को बोलती थी कि वन डे एंड ऑल दैट। एंड बीकानेर हाउस इज आल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन आल्सो बुक इट योरसेल्फ एंड यू कैन हैव योर ओन शो। बट मैंने एक चीज ये डिसाइड करी थी कि लाइफ में मैं कभी भी ऐसी जगहों पे, गवर्नमेंट एफिलिएटेड जगह पे कभी भी पैसे दे के कोई शो नहीं करूंगी। मैं कभी भी कोई अवार्ड पैसे दे के नहीं खरीदूंगी, मेरे एथिक्स और मॉरल्स मुझे नहीं करना। आज की डेट में हर चीज होता है, सही बात है, मनी कैन बाय यू एनीथिंग इन टुडेज डेट, बट यू नीड टू चूज हाउ यू वांट टू डू इट। एंड मेरी अभी एक एग्जीबिशन हुई थी, एंड उसमें खुशी आर्ट फाउंडेशन से आया हुआ था कोई, एंड शी मेट मी, वंदना मैम मेट मी, एंड उनका एक्कोज ऑफ गोल्ड करके शो हो रहा था। अच्छा। और मुझे बोली तू मुझे पहले क्यों नहीं मिली, तू तो पूरी गोल्डन ही है, तेरे तो हर पेंटिंग में गोल्ड है। मैं ना, मुझे नहीं पता था ये। और फिर इतनी सी बात होके वो चली गई, तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि बीकानेर हाउस में शो हो रहा है। मैंने बोला मेरे को तो ना लेंगे उसमें, क्योंकि परेश महिती सर, जयश्री बर्मन, संजय भट्टाचार्य जी, सबके काम लगे हुए थे। तो मैं तो अलग ही डिनायल में थी। लास्ट वीक तक मैंने नहीं बोला था घर पे कि बीकानेर हाउस में शो हो रहा है और उसमें मेरा काम लग रहा है, क्योंकि लिस्ट भी नहीं आई थी। उन्होंने वो 100 आर्टिस्ट के नाम भी नहीं लिखे हुए थे कि उसमें मेरा नाम भी आ जाए तो मुझे कोई अश्योरेंस हो जाए, क्योंकि मेरे एंड मोमेंट में चीजें फ्लॉप हो जाती है। फिर उन्होंने अभी लास्ट वीक जब मेरे काम उठाए दो कि अब जा रहे हैं, जब काम चलेगा ना, तो मैंने घर पे बोला कि मम्मा मैं ना बीकानेर हाउस में हूँ, ये साल मेरा अच्छा हो गया, अब मैं संतुष्टि से अगले साल में जाऊंगी। क्या बात है। हाँ, तो मतलब आई थिंक ऑल ऑफ दिस आई गॉट थ्रू कंसिस्टेंसी ओनली, and all of this I got through social media only, because every day I used to post. मेरी पहले पेंटिंग बहुत डिफरेंट थी। हाँ, सही बात है। और मेरे को लोगों के साथ रिलेट करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत आर्ट के साथ बहुत रैंडम चीजें कर देती हूँ जिससे वो रिलेटेबल हो जाए, क्योंकि इंडिया ऐसी जगह है, अगर सिर्फ आर्ट कंटेंट करोगे तो यू विल नॉट, पीपल विल नॉट feel related to it. But with art, if you mix humor or you mix things about your life and you be as original and as authentic as you can, then I think it's a very good thing. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, जैसे अगर हम एक्टिंग की बात करें और भी अगर आर्ट फॉर्म्स की हम बात करें, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर देखने को मिलता है, सिंगिंग, डांसिंग। बट अगर हम प्रॉपर हार्डकोर आर्ट की, विजुअल आर्ट की बात करें, तो उसके अंदर हमें वो बहुत मिसिंग लगता है। क्यों?
क्योंकि पहले टाइम आई फील जब हम रेनेसां पेंटिंग और ये सब देखते थे बहुत पेन होता था आर्ट में, जब आप देखते भी थे देयर यूज्ड टू बी लाइक लास्ट सपर भी देख लोगे कुछ भी उसमें बहुत पेन और फीलिंग और ये, बट आई थिंक अब मॉडर्न वर्ल्ड में थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई थिंक आवर जनरेशन इज अ वेरी हैप्पी जनरेशन। और उस टाइम पे जब आर्टिस्ट को देखते थे जैसे एम एफ हसन सर को देखते थे तो वो चप्पल नहीं पहनते थे और वो पेंट ब्रश को कैसे करके वो उन्होंने अपना स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया था, बट क्योंकि उनका स्ट्रगल था वो तो मूवी पोस्टर्स पेंट करते थे और वो कहाँ से कहाँ। बट आई थिंक अब हमारी जनरेशन में you don't have to look like those artists and you don't have to be someone, you should have your own identity। तो आर्टिस्ट को आई थिंक बहुत वो करा जाता है कि ये झोला लेके आ जाएंगे शाबी से और ये और उनमें पर्सनालिटी नहीं है। आई थिंक आर्टिस्ट्स आल्सो शुड ड्रेस अप वेल एंड शुड बी एबल टू टॉक अबाउट देयर वर्क एंड एवरीथिंग। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट nowadays it's important। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक रिप्रेजेंट योर ओन आर्ट। तुम नहीं रिप्रेजेंट करोगे तो फिर और कौन करेगा आपके लिए। सही बात है। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या अभी गोल्स हैं कि और क्या क्या करना है? अगले साल सोलो शो करना है मुझे नहीं पता कहाँ होगा कैसे होगा बट अगले दिसंबर में सोलो है, ये मैंने अपने दिमाग में सोच लिया। क्या बात है। दिसंबर इतना दूर क्यों, पहले भी तो हो सकता है। मेरे को इस बार 60-70 काम लगाने हैं। छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्टली आर्टिस्ट हमेशा इंस्पायर होते हैं फैमिली ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे रेनेसां से हो चाहे कंटेम्परेरी आर्ट हो। मेल ब्यूटी के ऊपर इतने काम क्यों नहीं होते, या आपका क्या नजरिया इस तरीके को लेके कि मेल ब्यूटी के ऊपर भी काम होने चाहिए? अगर मेल ब्यूटी पे जाते हैं तो मोस्टली इरोटिक आर्ट में चले जाते हैं। हाँ। तो कैसे इस चीज को बदल सकते हैं, कैसे लोगों को और इंस्पिरेशन मिले कि आर्ट को सिर्फ फैमिली ना देख के एक मस्कुलिनिटी भी हो सकती है वहाँ पे, उसकी भी एक ब्यूटी है अपनी। हाँ उसकी ब्यूटी तो है, बट आई थिंक आर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे विमेन को एक्चुअली सेलिब्रेट करा जाता है। आप कहीं भी पेंटिंग में देखो तो कहीं तो आई थिंक विमेन को सेलिब्रेट कर लो, कहीं तो आदमी मत लेके आओ, कहीं तो बनाने दो। अब आर्टिस्ट का म्यूज है वो, क्योंकि आई थिंक मेल और फीमेल बॉडी में भी बहुत डिफरेंसेस है। विमेन के कर्व्स और डिफरेंट लाइक वी आर बिल्ट इन अ डिफरेंट वे एंड देन हमारे हेयर से लेके आईज से लेके इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेल वो। तो आई थिंक इट इज़ मोर इंस्पिरेशन। और पहले पिकासो और ये सारे आर्टिस्ट के बारे में हमने पढ़ा है, उनकी तो म्यूसेस ही वुमेन होते थे, तो अब वो मैन की प्रॉब्लम हुई ना, वो आर्टिस्ट प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब उनको वुमेन से ही मिलती थी इंस्पिरेशन। अब जैसे मैं वुमेन पेंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वुमेन से तो कुछ ऐसा वो नहीं है, आई एम अ वुमन सो दैट इज आई वांट टू पेंट इट। पर आजकल के लोग, अब आपकी जनरेशन है, आप बना लो, आप अपना स्टाइल क्रिएट करो। आप men also wear jewelry now, men also can look and now तो we are so free, तुम कुछ भी बना सकते हो। हमारे यहाँ पे ठीक है उस चीज पे कुछ भी, मतलब वो क्या होता है, वो क्या वर्ड होता है, कंट्रोवर्सी तो होनी है। तुम वुमन बनाओ मैन बनाओ, तुम साथ में बनाओ अलग बनाओ। तो आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं है बारे में, बट मैं सोचूंगी आज कि मैन को क्यों नहीं वो करते। मैम जैसे हम थोड़ा सा वुमेन को अगर हम थोड़ा सा ज्वेलरी एक्सेसरीज में कैरी कर देते हैं वो सुंदर लगती है, लेकिन जब हम मैन को उस फॉर्म में लेके गए, क्योंकि पहले के टाइम में राजा महाराजा आई थिंक क्वीन से ज्यादा वही सही बात है। तो बनाना चाहिए। और मेरे को लगता है कि हमको ये चीज मैंने बहुत देखी है कि इंस्टाग्राम पे ना हर जगह का आर्ट आता है। हाँ। तो ये चीज आर्ट स्कूल में हमें सिखाई थी, फर्स्ट एग्जाम था और सबने उसमें लिखा, हमारा क्वेश्चन था आई थिंक पेंट योर फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड, और हमें A4 साइज पे एक्रेलिक से काम करना था जी। किसी ने पेरिस का आईफल टावर बनाया, किसी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया, किसी ने पता नहीं वो सिडनी में वो जो क्या है वो कुछ है पता नहीं, वो सिडनी में बहुत पॉपुलर सा ऐसे कोई वो थिएटर है, वो ऐसे अच्छा हाँ दिखता है वो लोटस टाइप है कुछ जो भी। एंड सबने ना ऐसी ऐसी जगहें बनाई और मैं ताजमहल बना के आ गई। तो ना उस एग्जाम में सब फेल हो गए, मैं पास हो गई। मैंने बोला मैंने क्या बना दिया ऐसा कि, तो वो हमारे सर ने बोला
कि तुम में से कोई एक जगह ये घूम के आया है? तो बोले नहीं। मैं यही सोच रहा था। तो बोले तू तो ताजमहल गई होगी। मैं बोला हाँ। तो बोलते मैंने इसीलिए तेरे को नंबर दिए, मेरे भी 10 में से 5 ही आए थे, कोई ज्यादा नंबर नहीं मिले थे, बट बाकी सबको 1, 2 और ये सब। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने कल्चर को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो? ठीक है, कल तुम पेरिस जा रहे हो, तुम आईफल टावर देख के आ रहे हो, तब पेंट कर लो। हमारे आसपास कितना कुछ है पेंट करने को। और मेरे को लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट बहुत वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड आई रियली लाइक टू स्टिक टू माय रूट्स। और हमारी फैमिली स्टोरीज, हमारे पास बहुत कुछ है। अभी मैं अलास्का घूम के आई, वेस्ट के लोग बहुत अजीब होते हैं, उनके पास ना वैल्यूज होती है, ना उनका कोई कल्चर होता है, ना कुछ। हम इंडिया में बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। सही बात। हमारे पास दादा दादी, नाना नानी, मम्मा पापा, चाचा चाची, कितनी बड़ी फैमिलीज है। एंड आई थिंक वी शुड रिप्रेजेंट आवर कल्चर्स। हाँ, 28 स्टेट्स है, हम कितना कुछ कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल। इंडिया में फूड से लेके रिलीजन, गॉड, हमारे भगवान ही कितने प्रकार के हैं। बहुत बहुत। लैंड की डाइवर्सिटी है, क्लोथिंग की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। आजकल कम ही लोग हैं जो इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैम आपने सोचा मतलब दिसंबर तक, नेक्स्ट दिसंबर तक आप कुछ एक अलग चीज लेके आओगे? अलग तो अभी तो देखो मेरा साल खत्म हो गया है, तो अब मेरा दिमाग अब चल रहा है ना थोड़ा। अब पार्टी टाइम आ रहा है, तो मैं साल भर मेहनत कर लिया। क्रिसमस न्यू ईयर उसके बाद फर्स्ट को देखा जाएगा। बट मैंने आज तक कोई मैन नहीं पेंट करा था, बट अभी मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ जिसमें मैं डाली और फ्रीडा कालो को साथ में पेंट कर रही हूँ इन इंडियन क्लोथिंग। So that's the first man that I've painted, and I wanted it to be a master only, so I've chosen Dali in that. तो जैसे मैं इन कल्चर से इन्फ्लुएंस होती हूँ, बट मैं अपनी फ्रीडा कालो को साड़ी ही पहनाती हूँ। मैं उसको इंडियन में ही वो करूंगी, बिकॉज वो मेरा कल्चर है। पीपल कैन इंस्पायर यू फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, बट इट शुड हैव योर टच इन इट। आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। अपना एसेंस नहीं भूलना चाहिए, अपने रूट्स नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, ऑनेस्टली बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। इनके कल्चर में नहीं है इतना, वेस्ट में इनके खाने की भी 4-5 ही चीजें होती है। हमारे यहाँ तो तुम सब्जियों की लिस्ट लगा लो। हाँ हाँ, पंजाब हरियाणा कहीं चले जाओ, हर जगह बहुत सारी चीजें। हाँ, अलग लैंग्वेज उनका इंग्लिश। एक तो इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, और आई थिंक हम लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तुम किसी भी और वर्ल्ड की कंट्री में चले जाओ, उन्हें अपनी भाषा के अलावा कुछ नहीं आता। और यहाँ हम कूल बनते हैं इंग्लिश बोल के। हिंदी बोलने में तो तुम्हें जज कर देंगे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम गंवार हो, तुम्हें नहीं आता कुछ। तो ये आई थिंक एक आर्टिस्ट को एक क्वेश्चन ये भी है वैसे। हाँ, ये बोला भी जाता है कि जैसे होता है ना। अरे नहीं, अपनी भाषा आनी चाहिए। तुम्हें पंजाबी आती है, तुम्हें उर्दू आती है, तुम्हें जो भी आती है, तुम्हें मलयाली आती है, तुम्हें तमिल आती है, तुम उसमें बोलो। मोस्टली आर्टिस्ट ना मतलब इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं। हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलते हैं पर थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। हिंदी में मत करो, क्योंकि लोग इस तरीके से जज करते हैं ना कि यार अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है। हमें कॉलेज में बोला था तुम्हारी मर्जी है, जिस भाषा में करना है करो। वो तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम अपनी लैंग्वेज में बोलो। देयर वाज अ गाय फ्रॉम आई थिंक तमिलनाडु और समथिंग, एंड वो तमिल में पूरा अपना डेजिग्नेशन दिया है। क्या बात है। उसके लिए ट्रांसलेटर बुलाया गया था। उसको कितना अच्छा फील हुआ होगा। वरना तो उस बेचारे को, उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस बेचारे को तो कितना एफर्ट करना पड़ जाता। बिल्कुल। तुम अपने उसको रिप्रेजेंट करो कल्चर को। हर कंट्री में सब लोग कर रहे हैं। तुम स्पेन के किसी जगह चले जाओगे, वहां पे किसी को इंग्लिश नहीं आएगी। मैं आज से 10-15 साल पहले स्पेन गई थी, वहाँ इतनी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थी, मुझे इंग्लिश ही नहीं आती किसी को। यहाँ तो तुम किसी से भी इंग्लिश में बात कर लो, ऑटो वाले भैया भी इंग्लिश समझ जाएंगे। वेयर गो, खान मार्केट, ओके लेट्स गो, हो गया खत्म। हाँ, इतनी वो समझ जाएंगे। वहां पे तुम उतनी भी नहीं समझा पाओगे, तुम सर पकड़ लोगे। हम तो गए थे जब कोची गए थे, तो वहाँ पर भी लोग इंग्लिश नहीं आती। हाँ, नहीं आती। नहीं में बात कर रहे हैं या फिर तेलुगु में बात? तो ये सही लगता है मुझे इनका। वो अपने लैंग्वेज पे ना बहुत कॉन्फिडेंट है। वो प्रॉपर उसी चीज में बात कर रहे हैं, हालांकि वो जानते हैं। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आर्टिस्ट जब काम कर रहा होता है तो
मार्केट में देखता है कि वो अपना काम बेच के सर्वाइव भी कर सकता है, लेकिन वो बहुत डाउटफुल होता है कि उस काम का प्राइस क्या रखे, वो प्राइस सेलेक्ट नहीं कर पाता। तो उसमें कैसे आर्टिस्ट को सोचना चाहिए? देखो, आर्टिस्ट इज द ओनली पर्सन हु कैन सेट प्राइस फॉर हिमसेल्फ, एंड एक बारी ना जब एक प्राइस सेट कर लेते हो तो वो काफी टाइम तक वही प्राइस मार्केट में रह जाता है। फॉर एग्जांपल पावनी नागपाल की एक पेंटिंग है, 3x3 सर्कल है, फॉर एग्जांपल 10,000 की है, मैं उसको अगले साल 15,000, 20,000, 25,000 नहीं कर पाऊंगी। तो या तो पर स्क्वायर फीट होता है एक रेट, एग्जैक्टली, हाँ। उसमें मेरी मैथ्स खराब है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाती पूरा, तो मैं साइजिंग के हिसाब से प्राइस रखती हूँ। 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, तो हर एक का एक फिक्स प्राइस रखो। उसमें भी प्राइसिंग तुम थोड़ी बढ़ा सकते हो, क्योंकि कभी मेरा कोई 4x4 काम कम डिटेल्ड है तो उसकी प्राइस कम होगी, लेकिन अगर उसमें डिटेलिंग और टाइम ज्यादा लगा है तो वो, क्योंकि आर्टिस्ट को सबसे पहले तो अपने खर्चे देखने हैं। बिल्कुल, खर्चे हमारे कैनवस, पेंट्स, उसके बाद हम टाइम इतना ज्यादा दे देते हैं उसमें, एंड टाइम हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो मतलब यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन द स्टूडियो, तो टाइम का भी तुम वो कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी के लिए यू कैन आस्क फॉर मनी, दैट इट इज नॉट कॉपी वर्क, इट इज समथिंग यू हैव डन, इट्स ओरिजिनलिटी। सो दिस इज हाउ यू कैन प्राइस योर वर्क। क्योंकि कॉलेज में भी मेरे पास मेरी खुद की सिचुएशन है। जब एग्जीबिशन लगी थी हमारी 4th ईयर की, तो मैंने 2 कैनवस बनाए थे, एक ही सीरीज़ का काम था वो। तो वो जब बायर्स आए थे खरीदने के लिए, तो टीचर्स ने बोला कि यार इसका प्राइस बताओ। तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि वो उसका मटेरियल का पैसा कितना है ना, मैंने पेंट कितना यूज़ किया है, मैंने कितना टाइम दिया, उसका एक मोटा मोटी मैंने अंदाजन 20 के आसपास मैंने उसका रेट बताया था। तो वो भी बायर्स को बहुत ज़्यादा लग रहा था। हाँ, बड़ा कैनवस था वो, छोटा कैनवस भी नहीं था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपने काम को बहुत अंडर वैल्यू करना है या फिर कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए कि प्राइस ज़्यादा बोल दो तो दिक्कत है, कम बोल दो तो दिक्कत है। आज की डेट में मैं रोज सुबह उठती हूँ, मेरे पास 15 या 20 डीएम होते हैं, प्राइस प्लीज, प्राइस प्लीज। वो प्राइस सुनते भाग जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना प्राइस तोड़ दूंगी। सही बात है। मेरे को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल आर्ट, एंड हम सबको पता है, आप सब लोग आर्टिस्ट हो, कि अपने आप को मार्केट करना, अपने आप को सेल करना बहुत मुश्किल चीज है। मुश्किल है जी। और मुझे ये लोगों में मेंटालिटी ठीक नहीं लगती कि तुम एम्पोरियो जा रहे हो, लुई विटॉन खरीद रहे हो, शनेल या जो भी तुम लग्जरी बैग्स और ये सब लेने जाते हो, तो वहाँ थोड़ा ना तुम्हें कोई डिस्काउंट मिलता है। ये ब्रांड को तो तुम खरीद रहे हो, तो आर्ट में तो तुम कैसे सोच सकते हो? और आर्ट तुम्हें एक बैग या किसी शू से ज्यादा लाइफ टाइम तक लास्ट करेगा। सही बात है। और अगर आर्टिस्ट का नाम चल गया तो फिर तो तुम भी चल जाओगे, तो यू कैन सेल इट बाद में जाके। वो एक एसेट ही है आपके लिए एट द एंड। और आर्टिस्ट को मतलब अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि जो लोग मेरी पेंटिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, मैं प्रिंट सेल कर देती हूँ। तो जैसे मैंने 3 पेंटिंग्स की प्रिंट्स डिसाइड करे थे कि इन तीनों के मैं बेचूंगी, तो मैंने 12 साइंड प्रिंट्स बेचे। दैट्स आल्सो अ वे ऑफ अर्निंग मनी थ्रू आर्ट, कि ओके वी कैन नॉट अफोर्ड ओरिजिनल आर्ट, वी बाय प्रिंट्स एंड यू साइन इट एंड गिव इट। उसमें आर्टिस्ट का भी कोई कॉस्ट नहीं लगता इतना ज्यादा। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपकी पूरी जर्नी से और आपकी आर्ट से एक कौन सा ऐसा मैसेज रहेगा जो अभी आने वाली इमर्जिंग जो आर्टिस्ट हैं, वुमेन आर्टिस्ट हैं या फिर कोई भी, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बने? आई फील लाइफ का गोल शादी करना नहीं होना चाहिए। लाइफ का गोल होना चाहिए कि पहले खुद की आइडेंटिटी बनाओ, अपने फादर के नेम के थ्रू ना जाना जाओ। यू शुड हैव समथिंग लाइक आई एम पावनी नागपाल, आई एम complete in my own. I'm not my father's daughter, or no, I'm not my ex-husband's ex-wife, or I'm not my boyfriend's girlfriend. Should have your own identity. सही बात है। और हाथ में खुद का पैसा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कि तुम आज की डेट में किसी से जाके मांग नहीं रहे हो कुछ, वो तुम्हें जो भी चीज में देते हैं, तुम्हें आर्टिस्ट बनना है आर्टिस्ट बनो, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना है, इंटीरियर डिजाइनर, जो तुम्हारा मन करता है, बट पहले अपना बैंक बैलेंस ऊपर करो, उसके बाद प्यार ढूंढने निकलो। सही बात क्योंकि हर लड़की का यही सपना होता है। इंडिया में थोड़ा ज्यादा है, 20 की हो गई, 25 की हो गई, अब शादी करा दो, ये करा दो। बट
जब तक तुम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, तुम खुद ही नहीं कर पाओगे अपने आप को रिस्पेक्ट। सही बात है। क्योंकि हाथ फैलाना किसको पसंद है किसको किसी पसंद के है? आगे। सही बात है। तो अपने आप को पूरा सेल्फ सफिशिएंट करो, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो, जितनी पढ़ाई करनी है करो। मतलब और एजुकेशन मतलब देयर इज नो मतलब 30 के हो 32 के हो तभी भी सीखो, सीखने का कोई एज नहीं है बिल्कुल और सही। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आई फील लोगों का काम है बोलना और मतलब जैसे डॉग्स बार्क करते हैं, दिल की बार्किंग। सही बात तो या तो तुम साइड से निकल जाओ या अब कोई डॉग मेरे पे रोड पे भौंकेगा तो मैं वापस उस पे थोड़ा ना भौंकूंगी सही बात जाके। है। सो यू हैव टू लर्न टू इग्नोर थिंग्स। एंड मैं इतना ज्यादा अब नहीं बिलीव करती विमेन मैन जबकि मैंने ये सब बहुत गो थ्रू करा है अपनी लाइफ में व्हेन आई वाज मैरिड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट आई बिलीव वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। There are good men also, there are good women also, there are bad women also, there are bad men also. So I'm not some feminist and sexist person कि अब तो women का time आ गया, ये हो गया है। I believe in equality and that's how it should be. सही बात है। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और एक आर्टिस्ट की जर्नी रियली इंस्पायरिंग होती है क्योंकि वो वॉरियर की तरह हर सिचुएशन में लड़ रहा होता है। जैसे आपने अलग अलग सिचुएशंस फेस करी लाइफ में, वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत आपके लिए। खुश हूँ। नो मैं आप सबको मिली, आप सब फाइन आर्ट स्टूडेंट्स हो और मेरे को अपने कॉलेज डेज की याद आ गई कि कैसे हमारा भी ग्रुप होता था और हम लोग पॉडकास्ट नहीं करते थे तब बट हम वीडियोस शूट करके वो एडिट करके स्कूल प्रोजेक्ट में खोलते थे और कॉलेज में। एंड यू गाइस आर वेरी टैलेंटेड एंड आई विश ओवल स्टूडियोज द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।